The content of this topic will include the introduction to the stress and salt stress, sources or causes of those salt stress, different types of salt stress, and the effect of this salt stress on the plants, and how we can measure this salt stress, and what are the strategies to combat or to limit or to reduce this salt stress and the effect of salt stress on plants. सो जहाँ तक स्ट्रेस का ताल्लुक है, कोई भी इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट, कोई भी इन्वायरमेंटल ऐसा इशू जो जिसकी वजह से प्लांट की मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शनिंग जो है वो इफ़ेक्ट होती है, एडवर्सली इफ़ेक्ट होती है, तो ऐसी कंस्ट्रेंट को, ऐसे इशू को कहते हैं स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो बेटा दो तरह की हो सकती है, बायोटिक स्ट्रेस है या फिर ए बायोटिक स्ट्रेस है। जो जिसका हम अभी डिस्कस करेंगे साल्ट स्ट्रेस, दैट इज़ ए बायोटिक स्ट्रेस, और इस इशू की वजह से आलमोस्ट जो 20% वर्ल्ड लैंड है वो इफ़ेक्टेड है। फर्दर जो भी हम इसको जो रिलेट करेंगे साल्ट इफेक्टेड सॉइल को, हम उसको एस से एस लिखेंगे, दैट इज़ द साल्ट इफेक्टेड सॉइल। साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स को हम 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। सलाइन सॉइल्स हैं, सोडिक सॉइल हैं, या इनका कम्बिनेशन है, दैट इज सलाइन सोडिक सॉइल। ये जो सॉल्ट सॉइल फॉर्मेशन है ये दो प्रोसेस की वजह से होती है, जैसे यहाँ पे सलाइन और सोडिक दो ये कैटेगरीज हैं। इसी तरह से इनके दो प्रोसेसेस हैं। द प्रोसेस बाय विच सलाइन सॉइल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सैलिनाइजेशन, जिसमें सॉल्युबल साल्ट होते हैं, एंड द प्रोसेस आर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडिक सॉइल्स, जिसमें सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, इसको कहते हैं सोडिफिकेशन। सो जो प्रोसेस है फॉर्मेशन के, इनको हम दो ब्रॉडली कैटेगरीज, सैलिनाइजेशन एंड सोडिफिकेशन। साल्ट इफेक्टेड सॉइल फ्रॉम आइदर बाय नेचुरल प्रोसेस या फिर मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है। ये ब्रॉडली इसको डिवाइड किया गया, एक टेबल है ये वाला आपके सामने। इसमें नेचुरल जो सोर्सेज हैं या प्रोसेसेस हैं उनमें हमारे पास है वेदरिंग है, इरेगुलर रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, हाई एरिडिटी इंडेक्स, मतलब बारिश अगर नहीं होती तो फिर वहाँ पे उस सॉइल के अंदर जो है, उस लैंड के अंदर जो है वो सीपेज नहीं हो पाती, सीपेज कम होगी या वेपोरेशन कम होगी, तो वहाँ पे जो है वो साल्ट अकोमुलेट रहेंगे, साल्ट की मूवमेंट नहीं होगी, तो इस तरह से जो है वो साल्ट इफेक्टेड सॉइल जो है वो वहाँ पे जो है वो रह जाती हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में देखें तो हम अगर इरिगेट करते हैं वाटर को मैनुअली, तो हम अगर पुअर क्वालिटी का वाटर यूज़ करते हैं, फॉल्ट इरिगेशन सिस्टम है, हमारे वाटर की इम्प्रॉपर ड्रेनेज है, क्योंकि वाटर जो है वो वहाँ पे इकट्ठा रहता है तो वो सॉल्ट उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, और फिर वो वाटर अगर एवेपोरेट कर जाता है तो फिर साल्ट जो है वो उसी सॉइल के ऊपर रह जाते हैं, तो इस वजह से भी साल्ट फॉर्मेशन हो जाती है सॉइल की, साल्टी सॉइल की। ओवर यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, अगर फर्टिलाइज़र के डेफिनेटली उनके अंदर भी साल्ट होते हैं, उनके कम्बिनेशन होते हैं, और अगर हम ओवर यूज़ इसका करते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी से एक्सीड करते हैं, तो भी साल्ट फॉर्मेशन होगी। सो दिस चार्ट शो सम ऑफ द नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ विच साल्टी सॉइल्स आर फॉर्म्ड। ये साल्टी सॉइल्स जो होती हैं इनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इनकी पीएच क्या होती है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या है, और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है इसकी, ये नॉर्मल है या पुअर है, एंड मेजर आयन इसमें क्या होते हैं। ये चार्ट ये शो करता है कि इनकी पीएच, इनकी ईसी जो है वो किस लिमिट तक होती है, जिससे एक्सीड करेगी तो हम इसको सलाइन कह सकते हैं या सोडिक सॉइल कह सकते हैं। ये ब्रॉडली ये जो टेबल है ये शो करता है कि सलाइन सॉइल की क्लासिफिकेशन कैसे है, मतलब एक नॉन सलाइन है या स्लाइटली सलाइन सॉइल है, और फिर यहाँ पे हम वेरी स्ट्रांगली या एक्सट्रीमली सलाइन सॉइल की तरफ चले जाते हैं। इनकी ईसी और इनके प्लांट के ऊपर इफेक्ट क्या है, और इससे जो है वो यील्ड लॉसेस कितने हो सकते हैं। अगर ये नॉन सलाइन है तो ये साल्ट के जो इफ़ेक्ट होंगे वो निग्लेजिबल होंगे, और यहाँ से हम जो वो इनके एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, इससे इनकी ईसी भी ज़्यादा होती चली जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये ईसी, और जितने ही साल्ट ज़्यादा होंगे सॉल्युबल फॉर्म में, तो जो सॉल्ट होते हैं वो
आयन की फॉर्म में अगर सोडियम क्लोराइड है NaCl तो ये आयन की शक्ल में डिज़ोल्व हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। और यही जो अगर आयन प्रेजेंट होंगे तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा, आयन प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह से ये Ec जो है ये बढ़ती जाती है यहाँ तक। और इनके जो यील्ड लॉसेस है डेफिनेटली जब वेरी स्ट्रांगली सेलाइन सॉइल होगी तो उसमें 100% यील्ड लॉसेस जो है वो ज़ीरो, आप बिल्कुल क्रॉप का कोई भी गेन नहीं होगा। द प्रॉब्लम ऑफ सेलाइन सॉइल इज़ मेनली ओरिएंटेड विद द हाई सॉल्युबल साल्ट। जब सेलाइन सॉइल होते हैं तो उसमें सॉल्युबल साल्ट होते हैं, जबकि सोडिक सॉइल्स के अंदर जो होता है वो एक्सचेंजेबल सोडियम जो है वो हाई क्वांटिटी में होता है। प्लांट्स की अगर बात करें कि प्लांट्स में भी सॉल्ट की इफेक्टिविटी के लिहाज से जो वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि प्लांट किस तरह से, उनमें से ग्लाइकोफाइट्स है। ग्लाइकोफाइट्स विच इंक्लूड द मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट जो कि रेजिस्टेंट नहीं होते साल्ट से, और अबाउट 100 to 200 मिली मोलर अगर साल्ट की कंसनट्रेशन होगी तो उनसे भी इसकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है या वो कम्प्लीटली जो वो डेथ की तरफ चले जाते हैं, तो वो साल्ट की इस कंसनट्रेशन को भी बियर नहीं कर सकते। इसके कंपैरेटिव दूसरी हमारे पास कैटेगरी है जिसको हेलोफाइट्स कहते हैं। दे कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ हाई सोडियम क्लोराइड कंसनट्रेशन। ये 300 to 500 मिली मोलर कंसनट्रेशन जो होती है साल्ट की, इसको भी बेयर कर सकते हैं। और इनमें डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से ये इस हाई कंसनट्रेशन जो साल्ट है इसको भी बेयर कर सकते हैं। और एक मैकेनिज्म है इनके पास साल्ट एक्सक्लूजन। साल्ट एक्सक्लूजन का मतलब है साल्ट को एक्सक्लूड कर देना। ये दीज प्रिवेंट द एंट्री ऑफ साल्ट इनटू द वास्कुलर सिस्टम। तो ये साल्ट इनके वास्कुलर सिस्टम में नहीं आता, ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, एक्सक्लूड कर देते हैं। साल्ट एलिमिनेशन है सेकंड मैकेनिज्म। इसमें ये क्या करते हैं, साल्ट को ये सिक्रीट कर देते हैं, एब्जॉर्ब होता है इनके अंदर लेकिन उस साल्ट को सिक्रीट कर देते हैं आइदर बाय द सिक्रीटिंग ग्लैंड्स एंड हेयर। यहाँ के इनके ऊपर हेयर और लीव्स होंगे जहाँ पे साल्ट जो है वो स्टोर होते रहते हैं और बाद में ये उनको जो है वो लीव्स को, हेयर को फॉल कर देंगे या ग्लैंड से एक्सक्रीट कर देंगे साल्ट को। तो इस वजह से ये साल्ट की हाई कंसनट्रेशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। द थर्ड वन इज द साल्ट सक्कुलेंस। सक्कुलेंस होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये अगर स्टोरेज वॉल्यूम सेल का इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, अगर उसमें साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो वाटर की कंसनट्रेशन को भी ज़्यादा अपटेक कर लेंगे। विद द अपटेक ऑफ वाटर एज द सेल स्टेडली टेक अप वाटर, वाटर जो है वो एब्जॉर्व कर लेगा। तो साल्ट जो होंगे वो जब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उनकी कंसनट्रेशन, अगर हम सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर देंगे तो सल्यूट की कंसनट्रेशन डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो इस तरह से वो साल्ट की जो कंसनट्रेशन है या सल्यूट की कंसनट्रेशन है उसको वो मिनिमाइज कर लेते हैं विद द अपटेक ऑफ वाटर। और इस मैकेनिज्म को कहते हैं साल्ट सक्कुलेंस। साल्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन फोर्थ मैकेनिज्म है। इसमें ये क्या करते हैं, इनको साल्ट जो उनमें एब्जॉर्ब किए उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या ट्रांसलोकेट कर देते हैं इन द फॉलोइंग। सो द हाई कंसनट्रेशन अराइजिंग इन एक्टिवली ट्रांसपायरिंग लीव्स जो होती हैं उनसे ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं प्लांट के अंदर और इनका जो है वो इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ साल्ट स्ट्रेस इन प्लांट, और ये कैसे कैसे इनके इफेक्ट होते हैं, ये इनके ऑस्मोटिक इफेक्ट होते हैं। ऑस्मोटिक इफेक्ट मतलब इसमें सल्यूट कंसनट्रेशन जो होते हैं वो वेरी कर जाती है। आयनिक टॉक्सिसिटी हो जाती है क्योंकि ये जो सोडियम और क्लोराइड के आयन हैं ये जो दूसरे हमारे पास न्यूट्रिएंट के आयन हैं इनके साथ कम्बैट करते हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, कम्पीट करते हैं जिसकी वजह से आयनिक टॉक्सिसिटी हो जाती है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, डेफिनेटली ये उनके साथ कम्पीट करते हैं तो ये सोडियम को अब्जॉर्ब करेगा या नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से एंटागोनिस्टिक रिलेशन की वजह से हमारे पास जो न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो जाती है क्योंकि ये जो पोटाशियम है और ये जो सोडियम है ये उसको कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसके कंपैरेटिव ये साल्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। नेट कल्टिवेबल लैंड इज़ डिक्रीजिंग पुशिंग इनर्वस प्रेशर ऑन द फूड सिक्योरिटी। यस, अगर 20% लैंड जो है वो साल्ट इफेक्टेड है तो बाकी की फूड जो प्रोवाइड करना है वो जस्ट 80% रिमेनिंग है। तो इस वजह से फूड सिक्योरिटी का इशू होगा, जो लैंड हमारे पास रह जाएगा उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा फूड के लिए। यस, देर आर एंटागोनिस्टिक रिलेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन विद द अमोनियम। देखिए इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इधर क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या फिर फॉस्फेट के ऊपर तो ये वाले फॉस्फेट
नाइट्रेट और अमोनियम, ये वाले आयन प्लांट की रिक्वायरमेंट है, ये न्यूट्रिशन है। और अगर इस ये compete करेंगे सोडियम और क्लोराइड तो ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो डेफिनेटली प्लांट जो है वो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की तरफ, जैसे ये पहले पॉइंट सी में डिस्कस हुआ, तो ये न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। साल्ट स्ट्रेस जो है वो प्लांट को किस तरह से इफेक्ट करता है, ये एक लंबी लिस्ट है जिसको हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। इनहिबिटिंग वेरियस स्टेप इफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को, उसके अपटेक को, जैसे हमने भी प्रीवियस स्लाइड में देखा, ये देखिए ये नाइट्रोजन का सोर्स है, तो इसके अब्जॉर्प्शन को, इसके अपटेक को, ये भी नाइट्रोजन का सोर्स है, तो इसके अपटेक और इसके मेटाबॉलिज्म को जो है वो इफेक्ट कर देंगे ये साल्ट की कंसनट्रेशन। इसी तरह से ये सोडियम जो आयन है वो एंटागोनिस्टिक होगा इससे पोटाशियम फास्फोरस के, पोटाशियम के, और ये पोटाशियम के अपटेक को जो है ये भी उसको भी इफेक्ट करेगा। सोडियम हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन पोटाशियम अपटेक, और ये रूट स्पेसिफिक थ्रू द हाई एफिनिटी पोटाशियम ट्रांसपोर्टर, ये पोटाशियम ट्रांसपोर्टर जो होंगे वो पोटाशियम ट्रांसपोर्ट करने की बजाय ये सोडियम, क्योंकि इसके ऊपर भी सेम वही चार्ज है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो जाएंगे, जिस वजह से जो हमारे पास जो हमारा प्लांट है वो न्यूट्रिशनली इम्बैलेंस की तरफ चला जाएगा। सिमिलरली जो है वो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये भी रिक्वायर्ड आयन है हमारे पास, और न्यूट्रिशन है ये भी, और ये भी जो हैं वो इनकी भी ट्रांसपोर्टेशन या इनका भी अपटेक जो है वो इस सोडियम आयन की प्रेजेंस की वजह से रिड्यूस हो जाएगा। जी, सलाइन सॉइल, अगर सलाइन एनवायरनमेंट होगा तो डेफिनेटली अगर ये डिफरेंट सोल्यूट को एब्जॉर्व कर लेगा तो फिर प्लांट के अंदर जो है वो ऑस्मोटिक स्ट्रेस आ जाएगी, और फिर साथ में ये अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और अगर ये जिस तरह के ऑस्मोटिक स्ट्रेस की वजह से डिफरेंट आयंस को जो है वो अपने अंदर अकोमुलेट कर लेता है, तो इसकी वजह से इसकी जो आयन टॉक्सिसिटी हो जाती है, डिफरेंट आयन अकोमुलेटिवली इसके अंदर आ जाते हैं, ऑस्मोटिक स्ट्रेस में चला जाता है, और इसी तरह से ये जो लीफ होते हैं इसके एजेस बर्न हो जाते हैं या फिर कम्प्लीटली ये डाई हो जाएगा। तो ये भी इफ़ेक्ट इसके अंदर प्लांट का ड्यू टू द साल्ट कंसनट्रेशन, हाई साल्ट कंसनट्रेशन की वजह से है। फिर हाई साल्ट कंसनट्रेशन की वजह से सॉइल जो है वो प्लांट और वाटर के अंदर अगर इक्वली, प्लांट और सॉइल के अंदर अगर वाटर की क्वांटिटी इक्वल हो जाती है, सल्यूट वहाँ पे दोनों तरफ बैलेंस हो जाते हैं, तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होती, और जो प्लांट है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट रूट टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड वाटर शूट इज रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि न्यूट्रिएंट की जगह पे हमारे पास साल्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इससे जो शूट रूट रेशियो है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है। लीव्स आर प्लांट आर मोस्ट सेंसिटिव, क्योंकि ये सारे के सारे जो साल्ट अकमुलेशन होगी वो लीफ के अंदर हो जाएगी। तो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि लीफ की जो है वो बर्निंग हो जाएगी, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, क्योंकि ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होते हैं, और इसकी वजह से अगर वो लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल से वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा प्लांट, क्योंकि जब वाटर और सॉइल के अंदर और प्लांट के अंदर बैलेंस हो जाएगा, तो ये वाटर को या डिफरेंट आयन को अपने अंदर जब एब्जॉर्ब करना लगेगा तो इसको ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और जब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगी तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। इन्हीं आयन की प्रेजेंस की वजह से जो है वो सॉइल का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो जब ये ख़राब होगा, ब्रेक होगा, तो इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड एरेशन। ये सारे के सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो है वो विद द सॉइल स्ट्रक्चर ये प्लांट के अंदर आ जाएंगे। ये एक चार्ट है ये जो शो कर रहा है कि सॉइल सैलिनिटी एंड सॉइल सोडिसिटी की वजह से क्या क्या प्लांट के ऊपर इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जो जिनको हम प्रीवियस जो वो डिस्कस कर चुके हैं। ये उसके लिए एक चार्ट बनाया गया। हमें कैसे पता चलेगा ये सॉइल जो है वो कितनी इसमें सैलिनिटी कितनी है, और अभी जब शुरू में हमने इसका देखा था तो इसका चार्ट था जिसमें ईसी थी। ईसी की मेजरमेंट से हम देख सकते हैं कि ये जो सॉइल है वो सॉल्ट अफेक्टेड है या नहीं है, और अगर ये साल्ट इफेक्टेड है तो ये सैलिनिटी वाली है, सोडिसिटी वाली है, या सलाइन सोडिक सॉइल है। तो ये हम डिटरमिन करने के लिए दो हमारे पास प्रोसेस हैं। वी कैन आइदर मेजर टोटल सॉल्युबल साल्ट TSS,
या फिर हम इसकी ईसी मेजर कर सकते हैं। जो ईसी मेजरमेंट है ये मोस्टली कॉमन यूज़ होता है, और इसमें क्या होता है ईसी इसको 1:5 भी कहते हैं। ये 1:5 क्यों कहते हैं? क्योंकि हम 1 यूनिट जो है वो सीव्ड सॉइल का लेते हैं और 5 यूनिट जो है वो डिस्टल वाटर के लेते हैं। कंसीडर दैट हम अगर हम 5 ग्राम सॉइल लेते हैं तो हमें 25 ml उससे जो 5 टाइम है या 5 यूनिट उससे वो 25 ml वाटर लेंगे और इनकी एक सस्पेंशन बनाएंगे, इसको अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से इसको शेक करेंगे और फिर 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद 15 मिनट के बाद जो सॉइल के पार्टिकल होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे। वो वाटर का सॉइल का जो सोल्यूशन ऊपर होगा हम उसकी ईसी मीटर से उसकी जो है वो ईसी मेजर कर लेंगे, तो हमें उसकी ईसी से पता चल जाएगा कि ये जो सॉइल है ये साल्ट इफेक्टेड है या नहीं है, और अगर ये साल्ट इफेक्टेड है तो ये कौन सी कैटेगरी में है। जी, अब हमने अप्रोचेस देखने हैं या स्ट्रेटजीज देखनी है कि हम इस साल्ट इफेक्टेड जो इशू है हमारा, हम इस अपनी सॉइल के अंदर इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। जो वी हैव टू रिमूव द सॉइल, और इसके सॉइल के रिमूव करने के लिए हम इसको लीचिंग करेंगे। लीचिंग या परकुलेशन में क्या करेंगे हम, लीचिंग में हम एम्पल वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, इरिगेशन या फ्लडिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, और ये फ्लडिंग में क्या होगा, वाटर जो है वो उसके अंदर सॉल्युबलाइज होकर उसके रूट जोन से जो है वो नीचे परकुलेट कर जाएगा, नीचे लीच कर जाएगा। आइदर हम जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अमेंडमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मल्चिंग भी कर सकते हैं, मल्चिंग में स्ट्रॉ की मल्चिंग या ऑर्गेनिक मैटर की मल्चिंग हम कर सकते हैं। मेंटेनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, ये हाई फ्लडिंग से ही पॉसिबल होगा कि हम ग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन रखेंगे, जिसकी वजह से वाटर जो साल्ट होंगे वो उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व रहेंगे और हमारे रूट जोन से जो है वो दूर चले जाएंगे। हम या फिर हम जो है वो क्रॉप्स वो वाली ग्रो कर सकते हैं जो कि साल्ट टॉलरेंट है, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि हमारे पास सॉल्ट रेजिस्ट भी कर सकते हैं, और लाइक हेलोफाइट्स हैं, इस वजह से हम हेलोफाइट्स को ग्रो कर सकते हैं। या फिर स्क्रैपिंग, फ्लशिंग, लीचिंग आर मोस्ट ऑफ द कॉमन, सबसे कॉमन यही है कि हम क्या करें, उसको ऊपर से कल्टीवेट करें जिसको स्क्रैपिंग कहते हैं, और फिर हाई फ्लडिंग करके या बहुत ज़्यादा पानी लगाकर उन्हीं साल्ट को जो है वो लीच डाउन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो रूट जोन है वो इन साल्ट से फ्री हो जाए। जी, इन स्ट्रेटजीज को हम वन बाय वन देखेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक अमेंडमेंट इज इफेक्टिवली बीइंग प्रैक्टिस्ड to ameliorate physical, chemical or microbial complication associated with salt affected soil. The application of organic matter to salt affected soil can improve. इससे क्या क्या चीज़ें होंगी, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, यस ये पोरोसिटी को इंक्रीज करता है, यस इट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड सोडियम लीचिंग एंड डिक्रीज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। सोडियम परसेंटेज कम हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर के अंदर भी न्यूट्रिएंट होते हैं, और इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यूज जो है वो भी डिक्रीज हो जाएंगी। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सॉइल माइक्रोबियल एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो माइक्रोब ज़्यादा होंगे और उनकी प्रेजेंस की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और इस वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर ये सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेशन ईजीली हो जाएगा। जी, फर्स्ट स्ट्रेटजी हमने पढ़ी थी कि इसमें फ्लडिंग करेंगे ताकि जो सॉल्ट है वो इस रूट जोन से रिमूव हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू रिस्टोर प्रोडक्टिविटी ऑफ सलाइन एरिया। सलाइन सोडिक एंड सोडिक सॉइल्स कैन नॉट बी रिक्लेम्ड, ये इससे रिक्लेम नहीं हो सकती ये फ्लडिंग वाले मेथड से। इसके लिए हमें क्या करना है, यूज़ एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर प्रॉपर टाइम पे, और अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करनी है। कंटिन्यूस पॉन्डिंग फॉर 15 सेंटीमीटर और वाटर इज़ रिक्वायर्ड, कि 15 सेंटीमीटर तक आपके जो है वो सॉइल में के अंदर पानी खड़ा रहे। इससे क्या होगा, ये कंटिन्यूस यहाँ पे पॉन्डिंग रहेगी तो जो सॉल्ट है सॉइल के अंदर वो इसके अंदर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, और फिर वाटर जब नीचे सॉइल के अंदर लीच करेगा तो ये सॉल्ट भी इसके साथ लीच हो जाएंगे, तो हमारा रूट जोन जो है वो फ्री हो जाएगा। लेकिन इस कंटिन्यूस पॉन्डिंग के कुछ इश्यूज भी हैं। रिड्यूस सॉइल एरेशन, सॉइल को अंदर जो है वो एरेशन कम हो जाएगी, एयर कम हो जाएगी, एंड क्विक लॉस ऑफ वाटर इन कोर्स टेक्सचर सॉइल। अगर कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल होगी, जैसे सैंडी सॉइल होते हैं, तो उसमें वाटर जो है वो इजीली और बहुत जल्दी लीच कर देगा, इसलिए कंटिन्यूस पॉन्डिंग जो होगी वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, पानी खड़ा ही करना। जैसे कि लाइट सॉइल होती है उसके अंदर ये इट विल बी इम्पॉसिबल। सॉइल हैविंग अ गुड टेक्सचर एंड
इंटरनल ड्रेनेज फेवर द लीचिंग प्रोसेस, अगर जिसका टेक्सचर अच्छा होगा तो वो लीचिंग प्रोसेस को फेवर करेगी। द सैलिनिटी प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में बिकम वर्स इफ सलाइन वाटर इज़ यूज फॉर लीचिंग, अगर हमने पानी यूज़ करना है और अगर हम पानी ही प्रॉब्लमेटिक यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से जो सलाइन सॉइल होगी वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करनी है, और जो पानी जो है वो उसकी वो क्वालिटी भी ठीक होनी चाहिए, ये नहीं कि वो पानी भी साल्टी हो, तो इस वजह से जो इश्यूज़ जो हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे। यस, अगर हम ऑर्गेनिक अमेंडमेंट की तरफ जाते हैं तो हमने क्या करना है, ये बहुत ही कॉमन और सस्टेनेबल है, मतलब इसमें जो है वो लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक अमेंडमेंट एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र के कम बदले में हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स कंट्रीब्यूट टू द फिजिकल बायोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ऑफ द सॉइल, क्योंकि इसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी, माइक्रोब्स और एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएंगी इस वजह से, और सॉइल की फिजिकल हेल्थ भी ज़्यादा हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर, उसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए ये ऑर्गेनिक अमेंडमेंट जो है वो ये ज़्यादा फेवरेबल है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स अलॉन्ग विद द केमिकल फर्टिलाइजर इज कंसीडर्ड एन इफेक्टिव और सस्टेनेबल अप्रोच है अगर हम दोनों को यूज़ करेंगे। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, जिनका हम फर्दर यूज़ देखेंगे भी। ग्रीन मैन्योर है, इसमें कैटल मैन्योर है, पोल्ट्री मैन्योर है, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट है, जिसका हम नेक्स्ट एक जो है वो चार्ट में देखेंगे। और इससे ऑर्गेनिक अमेंडमेंट से होता क्या क्या है, पीएच जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, एंड लोअर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज भी होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे पास ऑर्गेनिक अमेंडमेंट होती हैं वो एसिडिक नेचर के हो सकते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट की वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देगी, एंड कार्बोनिक एसिड इज एसिड, इसकी वजह से जो पीएच है वो लो हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे डिक्रीज़ करेंगे ऑर्गेनिक अमेंडमेंट, सोडियम को डिस्प्लेस कर देंगे फ्रॉम एक्सचेंजेबल साइट, और जब सोडियम डिस्प्लेस हो जाएगा तो बताया कि ये जो आयन होते हैं यही तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं, और जब ये आयन डिस्प्लेस हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो ईजिली कम हो जाएगी। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कैसे हो जाएंगे, जैसे ऊपर ये बताया कि ये सोडियम को डिस्प्लेस कर देंगे। इंक्रीज एक्सचेंज ऑफ सोडियम बाय कैल्शियम, सोडियम के बजाय कैल्शियम के आ जाएगा तो सोडियम जो है वो लीच डाउन हो जाएगा या परकुलेट हो जाएगा, तो जब ये सोडियम कम हो जाएगा तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज भी कम हो जाएगी। मोर ओवर द प्रेजेंस ऑफ सोलबल एंड एक्सचेंजेबल पोटाशियम कैन लिमिट द एंट्री ऑफ सोडियम, अगर हमारे पास हम जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें पोटाशियम ज़्यादा है तो इस वजह से क्या, पोटाश ज़्यादा होने की वजह से भी सोडियम जो है वो कम हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, इस वजह से सोडियम जो है वो परकुलेट कर जाएगा वाटर के साथ, तो हमारे पास सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो वो कम हो जाएगी। जी, ऑर्गेनिक मैटर से इंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से माइक्रोबल बायोमास, कार्बन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, माइक्रोबियल एक्टिविटी एक्सप्रेस बाय बेसल रेस्पिरेशन और नीमाटोड एक्टिविटी या इनकी भी अबंडेंस हो जाएगी ड्यू टू द ऑर्गेनिक अमेंडमेंट। ये चार्ट है जो शो करता है कि हमने जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं या सोर्सेज हैं वो कौन कौन से यूज़ करेंगे अगर हम, और उसका रेट कौन सा होगा, और उसकी वजह से जो सॉइल के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट कैसे होंगे, कि डिक्रीज़ इन पीएच हो रहा है या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे या जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये इसके जो है वो इफ़ेक्ट का एक चार्ट है, इसके सोर्सेज के साथ कि हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। जी, द लास्ट वन हमारे पास हमने अमेंडमेंट जो करनी है वो अगर इनऑर्गेनिक सोर्सेज से करते हैं, अभी हमने देखा कि हम या तो ये एम्पल वाटर यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1 पे हमने देखा, नंबर 2 पे हमने देखा कि ऑर्गेनिक अमेंडमेंट यूज़ करेंगे इसको रिक्लेम करने के लिए, और थर्ड हमारे पास अभी जो लास्ट वाला ये है इनऑर्गेनिक अमेंडमेंट हमने यूज़ करनी है, तो हमें कैल्शियम का सोर्स अप्लाई करेंगे। कैल्शियम के लिए सोर्स के लिए हम जो है वो जिप्सम यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक अमेंडमेंट इन साल्ट अफेक्टेड साइड, और ये जिप्सम जो क्या आ गया ये एक्सचेंजेबल सोडियम को जो है वो रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से सॉइल की जो वो फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। जिप्सम इज़ यूजली रिक्वायर्ड टू स्प्रेड
uniformly in the field and is incorporated into the upper 10 to 15 सेंटीमीटर में, जहाँ पे हम जो है वो बाद में फ्लडिंग भी करेंगे तो ये जिप्सम जो है वहाँ पे हम जो अप्लाई करेंगे। जिप्सम का एक सोर्स है हमारे पास, ये जियोलाइट है, कैन एनहांस द प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन अपटेक, न्यूट्रिएंट अपटेक बाय मिटिगेटिंग साल्ट स्ट्रेस। साल्ट स्ट्रेस को ये जियोलाइट जो है ये कम कर देता है। और ये जियोलाइट कैसे करता है, इसके में बेटा नेगेटिव चार्ज डेवलप थ्रू द रिप्लेसमेंट ऑफ क्वाड्री चार्ज सिलिकॉन। सिलिकॉन के ऊपर ये देखें ये क्वाड्री चार्ज है, बाय द ट्रिपली चार्ज एल्यूमिनियम। ये ट्रिपली चार्ज है और ये क्वाड्री चार्ज है, तो इसमें एक चार्ज की डेफिशिएंसी है, और ये जो डेफिशिएंसी होगी दिस कैन बी बैलेंस्ड बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और ये सोडियम को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो सोडियम अब्जॉर्ब कर लेगा तो इसलिए जो है वो सोडियम कम हो जाएगा और साल्ट जब वो सोडियम से रिक्लेम हो जाएगी, साल्ट से रिक्लेम हो जाएगी। सो दिस वाज द लेक्चर बेटा, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।